कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभु झिंगरन आपसे मुखातिब हूँ और एक बार फिर हमारे बीच मशहूर शायर हसन काज़मी साहब उपस्थित हैं। अपनी पूरी रचनात्मकता और पूरी क्रिएटिविटी के साथ हसन जी, आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपका जो शायरी का सफ़र रहा जी, और इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, सिखाया, पढ़ा, पढ़ाया लोगों से, तमाम बड़े बड़े नामों के साथ आपने मंच शेयर किया। तो उस यात्रा के बारे में कुछ चुने हुए हमको सुनाने या ऐसे लोगों के बारे में कुछ बताएं जो जिनसे आप प्रभावित रहे जीवन में। देखिए, हमने जब तक पढ़ाई के लेवल तक रहे तो हर उस्ताद को हमने पढ़ा, चाहे वो मीर हो, गालिब हो, जोश हो, जिगर हो, कैफी हो, मजरू हो, फिराक हो। इन सब को चूँकि पसंदीदा हमारे शायर थे और कुछ कुछ अशार माहौल में और महफिलों में उनके गूंजते रहते थे, तो वो उसके बाद जब उनका पूरा दीवान मुझे मिला और मैंने किताबें ख़रीदी और पढ़ने का मौका मिला, तो वो फिर पढ़ते गए, जितना डूबते गए तो वो मेरे अंदर ख़ुद ये चीज़ें पैदा हुई। और एक मामूली सी मैं मिसाल दे दूं कि पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। मैं निदा फाजली के यहाँ और कैफ़ी आज़मी के यहाँ, हसन कमाल साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ मेरा बिल्कुल ऐसे सिलसिला था कि ये दरवाज़ा खुला, मैं गुड़ता अटैची लिए चला आ रहा हूँ। इस तरह था। मैं खुश नसीबों की हूँ क्योंकि वो यहाँ आते तो मैं उनकी खिदमत पर रहता, जब तक वो चले नहीं जाते तो मैं रहता। तो वो बेतकल्लुफ़ी थी और मुँह लगा भी था मैं। तो मैं जाता था मुंबई और जाके जैसे कैफ़ी साहब के यहाँ है, उनके यहाँ है, तो निदा साहब से मेरी ज़रा सा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। तो निदा फाजली के यहाँ मैं हफ्तों महीनों रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि निदा साहब, किसको पढ़ना चाहिए? कहने कि उस्तादों में किसी को न छोड़ो, और जो तुम्हारे मेंटल लेवल से टच करे, जो तुम्हें पसंद आए और जो तुम्हारी उससे मिजाज मिले, जैसे मिले, वो उस शायर को ज़्यादा पढ़ो। लेकिन पढ़ना सबको ये नहीं कि हम अब जो है मीर को नहीं पढ़ेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है, या गालिब को पढ़ेंगे, मुझे जिगर अच्छा लगता है मैं जिगर को पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप सबको पढ़िए, वो पसंद है तो आप उसको घोल के पी जाइए, पूरा दीवान रट लीजिए, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद मैं देखता था, मैं उनकी लाइब्रेरी से अच्छी बहुत बड़ी शायरों की किताबें होती तो मैं निकाल लेता था और पढ़ा करता था दिन भर। सुबह टहलने जाते थे, उसके बाद आते दिन भर वो अपने लिखने पढ़ने में सीरियल के डायलॉग जो भी आ जाता था स्क्रीन पे वो लिखा करते थे। मैं अपना दूसरे सामने बैठे हुए मैं अपना पढ़ता था और जो अच्छे शायर लगते थे वो नोट भी कर लेता था। तो उन्होंने देखा कि शायरी की उठा के किताबें पढ़ता मुझसे एक दिन कहने लगे यार तुम फिक्शन पढ़ा करो। अच्छा, मेरी समझ ही नहीं आई, इतनी समझ ही नहीं होती होगी, ये 80s की बातें हैं। फिर उन्होंने कई बार टोका, कहने यार फिक्शन पढ़ा करो, कुछ सुनाओ, शेर सुनाओ, इधर कुछ नए कहे हम ना सुनाए, ये सुना। फिर वो कहते थे फिक्शन पढ़ो। अच्छा, वो हमारी समझ
छोटी थी, उस लेवल पर सोच भी नहीं सकते थे जिस पे वो तालीम देना चाह रहे थे। तो हमने, मेरे जहन में एक ख्याल आया, गलत फहमी हुई, हमने लग रहा मेरे अंदर इन्हें कोई जो है बड़ा फनकार नज़र आ गया किसी शायर का, और मुझे समझने जैसे मजाज को लोगों ने दारू पिला पिला के तरक्की पसंदों ने ठिकाने लगा दिया था कि वो अगर थोड़े दिन और ज़िंदा रह जाता तो ये कैफी, मजरू, फिराक सब जो है सबको खा जाता हुआ फ़ायदे। तो ये सोचते, तो वो जहन में थी बात, बुजुर्गों से और साथी से सुनी थी। अब बैठक में उनके साथ रहने से ये फ़ायदा हुआ, तो मेरे जहन में भी चीज़ आई कि हमने, मुझे लगता है कि ये कुछ खेल करना चाह रहे हैं, कि मुझे उधर फिक्शन की तरफ और कहानी और नावल उसकी तरफ लगाना चाह रहे हैं, और शायरी में इन्हें अंदेशे नज़र आ रहे हैं कि ये बड़ा फनकार बन सकता है हमारे स्टाइल से हो। तो खैर मैंने उनकी बातों में बहुत, चाहते भी बहुत थे, और तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं फिक्शन की तरफ आया, जहाँ मैं किताब देखता था, नारंग साहब के यहाँ गए, उनके यहाँ गए तो मैं उठा लेता था, हमने सर ये किताब ले लें, कहाँ ले लो। तो इस तरह मेरे पास ज़ख़ीरा बहुत हुआ। प्लस ये कि कैफ़ी आज़मी के 2 ट्रक किताबें बम्बई से मिजवा गांव में आए थे, वो पूरी मैंने लाइब्रेरी उनकी बनवाई, और बनवाने के बाद उनकी मोटी मोटी किताबें, उस पर कवर चढ़वाने के बाद अपने हाथ से सेटे के कलम से उर्दू में लिख के और कैटलॉग बनाए। 3 हमने जो है बड़े बड़े रजिस्टर, इतने मोटे मोटे, एक नाविस का, एक शायरी का, एक पोइट्री का, एक नज़्म का, इस तरह से मैंने 4-5 रजिस्टर बनाए, और उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो लिखे हुए, मेरी राइटिंग में टाइटल लिखे हुए ऊपर, वो सब लिखे हुए। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ी बड़ी किताबें मिली, और मिलने के बाद जो पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक बार मैं 5-7 साल के बाद जो है बम्बई पहुँचा, मेरे ख्याल में 93 या 94 होगा, उस ज़माने की वो गज़ल है। तो कहीं सूरत में थे हम लोग मुशायरे में, गुजरात के। तो निदा साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने घर ही जाऊँगा, चलो बम्बई चलो। अरे हमने कहा फिर आएंगे, नहीं चलो। तो हम लोग मुंबई काफ़िला चल दिया पूरा बम्बई, वहाँ गए, हाँ बताओ क्या इधर कुछ कहा? तो मैंने सुनाई वो गज़ल, मैं सुना भी दूँ अपने श्रोताओं को, बिल्कुल। बदनाम गज़ल है पूरी दुनिया में, तलत अजीज़ ने और संसार सीरियल में आके बहुत ज़्यादा उसने, खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद बखुद नींद आ जाएगी, खुद बखुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, बहुत अच्छी। खुद बखुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी। तो जैसे ही ये मतला सुना निदा फाजली साहब ने, तो एकदम से गले के हसन, तुमको मैं कई साल पहले, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें फिक्शन की तरफ कहा था कि तुम फिक्शन पढ़ा करो। तब ना, हाँ मैं समझ गया था कि आप मुझे, मेरे जहन में आया था कि आप मुझे लाइन से हटा के दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। नहीं, जो मैं चाहता था वो बात आ गई। ये जो मतला आया है ये फिक्शन की वजह से आया। ये तस्वीरें जो बना रहे हो, इसमें जो पेंटिंग चल रही तुम्हारी शायरी में, ये नहीं था। सीधी सीधी बात थी, तुमने मेरे दिल तोड़ दिया, हम तुम्हें मर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू लग रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये है कहें, ये जो इमेजरी है, ये जो पेंटिंग है, ये तभी आती जब आपको खुद मालूम हो कि आप मुसव्विर हैं, या आप जो हैं वो बड़े लोगों को कहानी ये कहानियाँ जो हैं ये शायरी में जब आती हैं तब शायरी बड़ी। अच्छा, निदा के नाम से ध्यान आया मुझे, उन्होंने दोहे बहुत लिखे। अरे तो कहाँ से दोहे की कैसे शुरुआत? नहीं, उन्होंने ऐसे आदमी थे, उनमें अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, पर्शियन का, वो हर विधाओं पे उन्होंने पढ़ाए लोगों को, और बहुत बड़े स्कॉलर थे। कहीं से भी शुरू हो जाए, मीरा को, रसखान को उन्होंने तो समझ लीजिए कि घोल के पिया था। कहीं से आप भी शुरू हो जाए, वो कहीं से हो जाए, तो वो उसका नतीजा था कि इस युग के कबीर कहे जाते थे वो निदा फाजली को।
अब देखिए दोहे, मतलब आप देखिए मीर कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, दो लाइन में सारी बात आती थी, मतलब आती थी, लेकिन वो जो हैं उनके दोहे कितने पॉपुलर हो गए, मतलब उसी स्तर के उन्होंने 10-20 दोहे ऐसे जो बहुत कहे, उन्होंने गाया भी बहुत लोगों ने उन्होंने, लेकिन वो मिसाली इनके कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बताइए, सारी बात आ गई, सारी बात आ गई। आप देख लिए, इससे बड़ा दोहा क्या हो सकता है। ये धन्यवाद। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत अच्छे, ये अपने आप में फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी है, ये फलसफा है भाई। हम जरूरी थोड़ी कि हर वक्त मंदिर और मस्जिद में हम माथा टेकते रहे कर रहे हैं। आपके पास काम नहीं हो, कोई भी नेक काम करिए, मतलब आप देखिए उसने वो आपको भेजा है यहाँ पर इंसानियत के लिए, आप उसके इंसानियत का कोई काम करें, या उसके बंदे के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, वो किसी पीड़ा में है, किसी दुख में है, अगर आप उसके पीड़ा और दुख उसका हल कर लें तो ये भी तो इबादत है। अच्छा, कुछ और कोई यादगार मुशायरा आपकी जहन में आ रहा हो जो आपको? वो जिंदगी, मतलब मुशायरा 45 बरस बस वो बंजारों की जिंदगी झोला लिए टहल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मकाम जैसे अमेरिका गए, पहली दफा गए अमेरिका जब, तो मैं समझता था यार यहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं होगा, और यहाँ तो जो पढ़ेंगे वो सब ठीक है, किसी चल जाएगा, लेकिन एक मेरे उसमें आ जाएगा कि हाँ अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, दुबई, पाकिस्तान तो जाते रहते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक जो परवेज जाफरी, सरदार जाफरी साहब के भतीजे थे, वो मेन ऑर्गेनाइजर थे, 20 शहरों में मुशायरे थे। तो उन्होंने मुझे आने से पहले कह दिया कि नहीं हसन, 20 शहरों में मुशायरे होंगे, लेकिन उसमें 8-9 जगहों पे मेरा अनाउंसर नहीं होगा। अच्छा, तो जो 8-9 जगह हैं वहाँ तुम अनाउंस कर लेना कंपेयरिंग के लिए। हमने अरे वहाँ तो हम कर सकते हैं, यहाँ मैं घबराता हूँ, 1000-1500 की भीड़ होती है, और झूठ बोलो रात भर और भीड़ होती है। वहाँ तो 4-5 लोग होंगे और ऑडियंस 200-250 की होगी, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो खैर मुशायरे हुए, और जहाँ जहाँ नहीं होता था मैं कहता वही मुशायरा हिट भी हो रहा था, जहाँ जहाँ मैं अनाउंस कर रहा था। तो मैं हिंदुस्तान की फ़ज़ा बना के और सब करके और सिचुएशन पेश करते थे। मुझे हैरत इस बात की हुई कि इतनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी वहाँ के जीने वाले के लोगों के पास वक्त नहीं। हम लोग को जाके 5 स्टार होटलों में डाल दिया गया, सुबह तो कम्प्लीमेंट्री नाश्ता हम लोग को मिल जाता था, वो अपना खा पी के बैठे, फिर 2 बजे 1-1:30 बजे फ़ोन आता था कि आप लोग नीचे तैयार हो जाइए, लॉबी में आ जाइए, हम लोग आ रहे हैं, आपको लंच कराने ले जाएंगे। वो ले जाके किसी रेस्टोरेंट में या कहीं अपने घरों पे कहीं लंच कराते, तो उसके बाद छोड़ जाते कि हम लोग अब ड्यूटी पे जा रहे हैं, अब शाम को 9 बजे आएंगे, 9 बजे आप लोग रेडी रहिए। तो ये वक्त ही नहीं लोगों के पास। उसमें मुझे 8-10 जगहों पर ऐसा लगा जब मेरे अनाउंस कर रहे हैं लोग कि मैं हसन काज़मी साहब, तो मालूम है कि 8-10 लोग जो है पर्ची लेके आ रहे हैं या आवाज़ लगा रहे हैं कि साहब वो तलत अजीज़ वाली सुना दीजिएगा। ये वो हमने, हाँ वो मेरी गज़ल नहीं रही, तलत अजीज़ की वल्दियत हो गई है मेरे उसमें। तो ये एक खुशनसीबी हमारी कि मैं, एक शेर है उनका खादिल दसनवी साहब का, कि मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, कि हम पहली दफ़ा आए लेकिन वो वाकई है, ये मेरे लिए खुशी हुई। ये हम लोगों के बहुत वक्त गुजारने, हम लोग को एक जब शुरू में आए थे मुशायरों में तो इतनी सी खबर छपती है, आज फलां जगह मुशायरा हुआ और ये इतने, इसमें ये लोग शरीक। आखिर में मेरा एक हसन काज़मी नाम लिखा होता, तो उसको कटिंग करके और अंडरलाइन करके उसको पेज पे चिपका के रखते थे। अब पूरे इंटरव्यू जबते बताइए नहीं, लेकिन ये मानेंगे कि ये बहुत चुनौती का काम भी होता था कि अपने आप को ताज़ा रखना, अपडेट रखना, और ऐसा नहीं कि आपने 2-4 नज़में लिख ली तो आपकी जिंदगी वो फिर सिलसिला जारी। सुनने वाले भी ऐसे होते थे कि कुछ नया, अरे ऐसे मतलब हिफ्ज हो जाती हैं। आज पुरानी गज़लें लोगों को याद हैं, मतलब कहते हैं आप सन आपने 74 में यहाँ सुना के गए थे, फला गज़ल थी, हमने कहा मुझे याद ही नहीं है, उनको याद मशार ही नहीं, उनको पूरे शेर। ऐसा भी हुआ कि वो जद्दे में एक मुशायरा हुआ था सऊदी में, तो वहाँ से वो वहीं के लिए कही थी, जहाज़ में गज़ल कही थी,
तो मैं था, शमीम जयपुरी साहब थे, वाली आसी साहब, मनोवर राना, कौन नहीं था उस फ्लाइट में। तो हमारे बगल में वाली आसी साहब बैठे हुए थे। तो मेरे जहन में हमने कोई, वाली भाई कोई मिसरा दीजिए, कोई लाइन दीजिए, मैं उस पर गज़ल कहना चाहता हूँ। तो कहना कैसे, क्या करना चाहता। हमने वो जो नाम फिल्म में नहीं, वो चिट्ठी आई है चिट्ठी, वो जहन में मेरे है कि मैं इस तरह का कोई गलाम कुछ अशआर हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, सोचने के बाद कहने कहा लिखो। कहने मुद्दतों से हैं परदेश में, सिर्फ यादें वतन रह गई। वाह मिसरे आपका हो गया। 8-9 घंटे की फ्लाइट थी, कहाँ से घूमते घामते, और हमने वाली में ये शेर हुए। तो मैंने मतलब यूँ कहा था कि फूल मजदूर होते हैं ना, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग तो जाते नहीं वहाँ, खाली देश में मजदूरी होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग, और किसी भी शर्त पे मजदूरी में। तो हमने कहा फूल चुनने में कांटे मिले, फूल चुनने में यानी पैसा कमाने गए, फूल चुनने में कांटे मिले, उंगलियों में चुभन रह गई, मुद्दतों से है परदेश में, सिर्फ यादें वतन रह गई। क्या बात है, बहुत उम्दा, दिल को आपने छू लिया, दिल को मतलब। और ये वहीं पढ़ी जा सकती है, उसके बाद हमने हिंदुस्तान में कभी पढ़ी नहीं। एक दफ़ा क्या हुआ, देवबंद या सहारनपुर में कोई मुशायरा चल रहा था, बहुत बड़ी भीड़ सब, उसमें कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों था उसमें। तो मैं जब पढ़ने के लिए बुलाया गया तो मैंने सुनाया, तो उसके बाद एक फरमाइश आ कि साहब वो फूल चुनने में कांटे लेना। हमने यार ये कहाँ सुन लिया ना, हमने जद्दे में सुनी थी यार। तो हमने कहा मुझे याद नहीं है, मैंने दोबारा नहीं पढ़ी कहीं पर, और मैं कल मैं आपको बताऊंगा। क्या बात। तो हमने बताई है, तो वो एक एक शेर बोलता जा रहा, तो मुझे याद आता रहा। ये हसन भाई, आपके साथ बातचीत का सिलसिला हमें लगता है कि अभी 2-3 सीटिंग और आपके साथ करनी, क्योंकि आपकी वो इतनी दिलचस्प यादें हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियतें बहुत हमारे साथ जिनके साथ हम रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करें। हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।